नमस्कार, निशाज़ निश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं सीए की। सीए क्या होते हैं? हमारी लाइफ में उनका क्या महत्व है, वो जानते हैं। ये बताइए, जैसे हमारा एक फैमिली डॉक्टर होता है, क्या हमें भी एक फैमिली सीए रखना चाहिए? जैसे आपने अभी बताया कि फैमिली डॉक्टर को हमारे पूरे परिवार के डीएनए के बारे में पता रहता है कि भाई किसको बुखार आया तो किस वजह से बुखार आया। कभी हमें सर्दी होती है लेकिन फिर भी डॉक्टर बोलते हैं कि आप आइसक्रीम खाओ, तो उसको पता होता है कि इसका सर्दी हुई है तो इस वजह से सर्दी हुई है। तो वैसे ही अगर हमारा कोई फैमिली सीए भी होगा तो उसको हमारे पूरे परिवार की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पता होगा। कौन ऑडिट में आ रहा है, कौन ऑडिट में नहीं आ रहा है, किसकी फाइल बिल्कुल यूज में नहीं है। तो ये सारी चीज को कवर करके वो प्रॉपर टैक्स प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी कर सकते हैं। इसलिए एक फैमिली सी होना बहुत आवश्यक है। वही बताइए कि हमारे पास या हमारे पेरेंट्स के पास पहले तो कोई सीए नहीं होते थे। वो अपना टैक्स खुद ही फाइल करते थे, पेपर वर्क करते थे। लेकिन फिर हमें अभी सीए की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारी आबादी थी करीब करीब 40 करोड़, और अब आबादी के अंक आप खुद देख सकते हैं। उस समय हमारा जो व्यापार पद्धति था वो एक गांव, शहर और उसके बाद कोई बड़े शहर तक ही सीमित हो जाता था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के साथ हमारा व्यापार सिर्फ एक छोटा सा गांव या तब तक सीमित नहीं रहा है। हमारा पूरा व्यापार देश और पूरे विश्व के साथ जुड़ चुका है। तो जैसे विश्व के साथ जुड़े हैं तो दूसरी जो देश हैं उनकी व्यापार पद्धति क्या है, उनकी ट्रेड स्कीम क्या होती है, उनमें क्या डिस्काउंट, क्या रिबेट होता है, ये सारा समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो हम पूरा नहीं समझ पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें लेने के देने भी पड़ सकते हैं। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंटेशन हमने कम कर दिया, हमें लगा कि हमने माल सामान बेच दिया, हमें रुपया मिल गया, बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे जो भी ऑडिट्स वगैरह हैं वो 8 साल तक की जा सकते हैं। तो उस परिस्थिति में आगे आफ्टर दी फाइनेंशियल ईयर एंड या तो 8 साल तक हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट ध्यान में रखने हैं, तो उसके लिए हमें प्रॉपर गाइड एक सीए ही कर सकता है। इसलिए हमारे सीए की आवश्यकता बढ़ गई है। ये बताइए, सीए होता क्या है और सीए की ज़रूरत क्यों होती है? सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए का एक और भी मीनिंग हो सकता है कंप्लायंस अकाउंटेंट। जो सिर्फ हमारे डेबिट क्रेडिट करे वो एक अकाउंटेंट कर सकता है, लेकिन उस डेबिट क्रेडिट की अभी और फ्यूचर में क्या इफेक्ट होगी ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही आपको बता सकता है। सिर्फ हमें माल सामान बेचा, रुपए आया, बस बात खत्म, ऐसा नहीं रहा। हमें 8 साल तक हमारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे पूरा साथ के रखने हैं, और असेसमेंट आया तो उस समय में हमें ऑन हैंड क्या होना चाहिए, आफ्टर असेसमेंट हमें क्या ध्यान रखना है, और फ्यूचर में ऐसी जो एरर्स आई ये ना हो उसके लिए भी हमें जो प्रॉपर मार्गदर्शन दे वो एक सी ही दे सकता है। सो सीए की तो बहुत अहमियत है और ज़रूरत है और पड़ेगी भी। तो ये बताइए, टैक्स फाइलिंग के लिए तो एक वेबसाइट है, उस पे तो कोई भी जाके टैक्स फाइल या रिटर्न फाइल कर सकता है। तो सीए का काम उससे क्या ज़्यादा महत्व का होगा? देखो अभी एआई का ज़माना है, काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, लेकिन जो हम फेस टू फेस जो बात करते हैं तो उसकी एक अलग ही महत्व है। हम किसी सीए के ऑफिस में जाते हैं तो वो हमें सारे क्वेश्चन पूछेंगे। आप पहले अगर फाइल किया है तो वो पूछेंगे पुरानी फाइल दीजिए, उसमें आपने और अभी के जो टैक्स रिटर्न फाइल करना है उसमें क्या बदलाव आया है, तो वो उससे वो पूरा कंपाइल करेगा। उसके हिसाब से वो उस साल का तो रिटर्न भर देगा, लेकिन उस साल में आपको टैक्स मान लीजिए लाख रुपए टैक्स आया, लेकिन अगर आपकी कोई डिडक्शन आप ना लेते तो वो आपको गाइड करता है कि आपकी 80C या 80D में या 80G में आपके पास डिडक्शन लिमिट अवेलेबल थी, लेकिन आपने सिर्फ ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज या ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, कोई भी रीजन हो, आपने वो प्रॉपर कंप्लाई नहीं किया, उसकी वजह से आपको टैक्स ज़्यादा भरना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक सीए ही बता सकता है। तो हमारा फाइनेंशियल बचाने के लिए सीए की हमें बहुत ज़रूरत है। हाल ही में हमने देखा कि सरकार के बहुत सारे प्रयत्न हैं कि टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया जाए। लेकिन समझिए, अगर एक मैं सैलराइड पर्सन हूँ और नए टैक्स रेजिम में जाती हूँ, तो क्या सीए मुझे मदद कर सकते हैं? देखिए जो नया टैक्स स्ट्रक्चर है वो बहुत ही वेलकम चेंज है। उसमें क्या किया है सरकार ने, टैक्स रेट एक कम कर दिया है,
लेकिन साथ में दूसरा ये भी है कि जो जो हमें डिडक्शंस मिलते थे वो डिडक्शंस हमसे ले लिए हैं। तो इसमें सी आपको प्रॉपर ऐसे गाइड कर सकता है, आपका पूरा जो फॉर्म 16 एम्प्लॉयर की तरफ से जो मिलेगा वो उसको प्रॉपर स्टडी करेगा और वो देखेगा कि अगर आपको ओल्ड रिजिम बेनिफिशियल है या न्यू स्कीम बेनिफिशियल है। उसके लिए जस्ट मैं एक कंपेरेटिव जस्ट बनाया हूँ मेरे लिए। अगर किसी एम्प्लॉय की 11 लाख इनकम है, हम कंपेरिजन करेंगे एक ओल्ड रिजिम एक न्यू रिजिम। ओल्ड रिजिम में एक तो एटीसी में 1.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा, एनपीएस का दूसरा 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, एटीडी में सेल्फ के लिए 25,000 और पेरेंट्स के लिए 50,000 मिलेगा। टोटल वो 2,75,000 डिडक्शन ले सकता है। और न्यू रिजिम में कोई वैसे डिडक्शन नहीं है। तो ब्रेक इवन अगर जिसको हम कह सकते हैं जिसकी 11 लाख इनकम है तो न्यू रिजिम में 72,309 रुपीज टैक्स आएगा और ओल्ड रिजिम में 72,969 आएगा। ऑलमोस्ट 607 का डिफरेंस है। तो किसी एम्प्लॉय की इनकम 11 लाख से कम है तो वो उस हिसाब से सजेस्ट करेगा, और 11 से ऊपर है तो ऑब्वियसली हमें न्यू स्कीम ही बेनिफिशियल है। भार्गव जी, हमें बताइए कि हाल फिलहाल जो हम देख रहे हैं सीए स्टूडेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। इस पे तो हमने नई सीरीज भी देखी है, बहुत सारी सीरीज भी आई है, लेकिन सीए बनना क्या इतना आसान है? सीए बनना इतना आसान तो नहीं है, सिंपल। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जो एक अच्छा डेडिकेटेड पर्सन नहीं कर सकता। जो भी पर्सन पूरे डेडिकेशन के साथ स्टडी करता है तो सीए पास हो ही जाता है, और मैं तो ऐसे कहूँगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाता है। नहीं, ये जो आपने कहा बहुत अच्छी बात कही कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना ये सबके लिए जरूरी है, लेकिन क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसको हम अवॉइड करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए पास कर सकते हैं? फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सीए पास आउट होते हैं उनका जनरली हम पूरा दिन का शेड्यूल देखें तो सबसे पहले जो मैंने फील किया है उन सभी की रीडिंग हैबिट थी वो अर्ली मॉर्निंग्स की थी जो मैंने देखा है। उसके साथ वो पूरे दिन को अलग अलग घंटे में विभाजित करते थे। जो कि सबसे ज़्यादा लेंदी होता है वो सुबह के अर्ली टाइम में करते हैं। तो हमें सभी पता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है और ओजोन वायु का प्रमाण भी ज़्यादा रहता है। तो ऐसी जो भी हम पढ़ाई करेंगे सुबह के टाइम में तो हमें ग्रास्पिंग पावर अच्छी होने की वजह से हम उसको जल्दी कैचअप कर पाएंगे। दूसरा, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आती है तो एटलीस्ट 2 बार तो रिवीजन होना जरूरी है। लेकिन उसके साथ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हैं वो एक खासियत ये भी होती है कि उसके साथ वो मॉक टेस्ट पेपर भी लिखते हैं। मॉक टेस्ट क्या होता है, जो मेन एग्जाम में आते हैं सेम हमें शेड्यूल में हमें प्रीलिमिनरी एग्जाम देनी है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम पूरा पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन अल्टीमेटली एग्जाम में जो लिखेंगे उसके हिसाब से मार्क मिलेंगे। और हमें बहुत अच्छा ज्ञान आ गया लेकिन हम उसको पेपर में रजू नहीं कर पाए तो हमारा वो मार्क्स नहीं मिलेगा और अल्टीमेटली हम फेल हो जाते हैं। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं वो एटलीस्ट मॉक टेस्ट पेपर भी अच्छी तरह से देते हैं। तो क्या ऐसे लगता है कि कोई बातें छूट जाती हैं और जो कोई बातें खास ध्यान रखनी चाहिए सीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने के लिए? सबसे पहले तो देखो, नींद बहुत अच्छी ज़रूरी है। दूसरा, हमें कभी भी प्रेशर नहीं लेना है। इसमें क्या होता है कि एक बात है, कलयुगे संगो शक्ति है। संग हमारा जैसा है वैसी हमारी शक्ति बनी रहेगी। अगर हमारे फ्रेंड सर्कल जो हैं वो काफ़ी डिमोटिवेट बातें करते हैं, यार ये सब मैंने पढ़ा था लेकिन ये इसका आंसर अलग मेथड से है, अगर वो एक छोटी सी बात भी हमारे कान में पड़ गई उसको हमने अगर अपने मनस के ऊपर हावी करने दे दिया तो हमें जो पूरा पढ़ा है वो भी हमारा फेल हो सकता है। सो र्यूमर से हमें पूरा बाहर रहना है। और जनरली हमारी हैबिट्स क्या होती है, जैसे एग्जाम हॉल से हम बाहर निकले तो हम पेपर सोल्व करने के से हमने मित्र के साथ लग जाते हैं। लेकिन जनरली ये भी अवॉइड करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन हमारे दो मित्र हैं उनका अच्छा नहीं गया और वो अंडर प्रेशर आ गया तो उसकी इफेक्ट नेक्स्ट पेपर पे पड़ती है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और सबसे अच्छा है कि अगर हम भारतीय परंपरा में मानते हैं तो हमारे यहाँ पे योग बहुत अच्छा है। तो सबसे बेस्ट अगर योग हम कहें तो शवासन है। उसके क्या होता है, हम 15-20 मिनट में 1-2 घंटे की नींद आराम से खींच सकते हैं।
तो इसके क्या होता, हमारी हैबिट जो है वो कंटिन्यू कम नींद में भी ज़्यादा हम रिकवर कर पाते हैं। ये हमें खास ध्यान रखना चाहिए। सीए की बात आती है तो कोचिंग की बात आती है, क्या कोचिंग लेना जरूरी है? ગુજરાતી में कहावत है, झाड़ विना पान नहीं અને गुरु विना ज्ञान नहीं। आप अगर पूरी हिस्ट्री भी देखेंगे, सभी के कोई ना कोई गुरु तो रहे ही होंगे। इसका तात्पर्य ये है कि हमें कोचिंग लेना तो आवश्यक है ही है। अगर अभी की बात करें तो दो मोड है, एक तो ऑनलाइन मोड और दूसरा ऑफलाइन मोड। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने गैरफायदे हैं, लेकिन एटलीस्ट कोचिंग लेना जरूरी है। तो मुझे बताइए, क्या ऑनलाइन का कोचिंग से ज्यादा ऑफलाइन कोचिंग ज्यादा अच्छी है? दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अच्छी है। जिसको ऑनलाइन के फायदे ये हैं कि वो कभी भी पढ़ाई कर सकता है, सुबह दोपहर को रात को आराम से बैठ के भी कर सकता है। उसको कोई डिस्टेंस की कोई लिमिटेशन नहीं रहती। लेकिन लिमिटेशन देखने जाए तो टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा बैरियर है। अगर कहीं नेट वगैरह कट गया तो पूरे का पूरा हमारा सिस्टम फेल हो जाता है। इसी जगह हम देखें ऑफलाइन कोचिंग, तो ऑफलाइन कोचिंग का सबसे फायदा यह है कि गुरुजी जो हमारे सामने है, हमें कोई डाउट आया तो एट ए टाइम सोल्व कर सकते हैं। दूसरा, फ्यूचर में जैसे हम नेटवर्किंग करेंगे, जितना ज़्यादा नेटवर्किंग अच्छा होगा तो आफ्टर सीए कंप्लीशन हमें वो जॉब में भी अच्छा रहेगा और प्रैक्टिस में भी अच्छा रहेगा। क्योंकि हम जहाँ पे स्टडी के लिए जाते हैं वो अलग अलग सिटी मेट्रो सिटीज से आते हैं, तो बिफोर पासिंग द सीए हमारे हर एक सिटी में नेटवर्क मौजूद रहता है। तो ये ऑफलाइन कोचिंग का बेनिफिट है। लिमिटेशन कह सकते हैं कि हमें डिस्टेंस, अगर हम छोटे से गांव में रहते हैं तो मैं वहाँ से मेट्रो सिटी या जहाँ पे कोचिंग फैसिलिटी है वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी। और सभी का अपना अपना फायदा है। अच्छा ये बताइए, आज अगर किसी को सीए बनना हो तो उसके लिए क्या गुरु मंत्र होगा? गुरु मंत्र तो एक ही, हमारी जो माई बाप आईसीआई इंस्टीट्यूट है उससे जो जो भी मटेरियल हमें दिए हैं वो हमें पूरे के पूरे पढ़ने हैं। हम कोचिंग क्लास में जाते हैं, वो अपना मटेरियल लेते हैं, बिल्कुल सही है, वो आईसीआई के मटेरियल के ऊपर से ही बनाया जाता है। लेकिन कभी कभी स्टडी मटेरियल को लोग इग्नोर करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है वो इन डेप्थ है। तो उसको इग्नोर ना करके उसको भी पढ़ें और कोचिंग सेंटर के मटेरियल्स को भी पढ़ें। और उसके साथ हमारे जो भी मेंटर्स हैं और जो भी हमारे सीनियर पास आउट्स हैं रिसेंटली, तो उनका भी मार्गदर्शन ले और आगे बढ़े। ये बताइए, सीए का फ्यूचर क्या है? सीए का फ्यूचर आप देखें तो खुद ही एक फ्यूचर है। बिकॉज अगर हम देखें जाए तो मोदी जी ने अब बहुत अच्छा प्लान दिया है 2047 का। तो उसके लिए हम ड्रीम तो देख रहे हैं कि 2047 में हमारा भारत हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ेगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पुशबैक करने के लिए सीए की जरूरत रहेगी। हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारी व्यापार व्यवस्था, हमारा कृषि, हम जो अभी रिसेंटली गिफ्ट सिटी का भी मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि पूरे भारत में सिर्फ एक ही जगह ऐसा है गिफ्ट सिटी जहाँ पे हम सर्विस अच्छी तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और टैक्स बेनिफिट अच्छे हैं। तो ये सिर्फ बात हुई अभी की। अगर 2047 का हमें प्लान देख रहे हैं तो उसके हिसाब से सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। तो सारे के सारे पुश करेंगे तो उसको बैकबोन के लिए हमें सीए की ज़रूरत रहेगी। और उसके हिसाब से टैक्स भी बढ़ेगा, सरकारी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो सर्विस भी अच्छी मिलेगी, और अल्टीमेटली उसका एंड यूज जो रियल में जिसको नीड है उसको तक हम उसका बेनिफिट पहुंचा पाएंगे।